हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे, जिसमें हम सभी आर्टिकल्स को अच्छे से कवर करेंगे और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को भी स्टडी करेंगे। थ्योरी सेक्शन कवर करने के बाद आप सभी क्वेश्चंस के आंसर खुद से कर पाएंगे, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। इसको DPSP के नाम से भी जाना जाता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी मौलिक अधिकारों के समान ही संविधान में जगह दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से मतलब सरकार से है, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, उससे संबंधित प्रावधान को संविधान में DPSP या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार के कर्तव्यों या दायित्वों को दर्शाते हैं। अब राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका जो विचार है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और आयरलैंड ने ये स्पेन से अडॉप्ट किया है। जो DPSP का विचार है ये कहाँ से अडॉप्ट किया है? आयरलैंड ने, ये स्पेन से किया है। और भारत ने कहाँ से किया है? भारत ने आयरलैंड के संविधान से किया है। याद रखेंगे, जो DPSP है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि ये न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये परिवर्तनीय नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों के अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट पिटीशन डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, और उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के संरक्षण करने के लिए जो न्यायालय होता है वो रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, किंतु जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। याद रखेंगे। अब उद्देश्य देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य क्या है। देखिए, ये दो जो उद्देश्य हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो इसका उद्देश्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों का संरक्षण करना या जनता के लिए काम करना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना उसका उद्देश्य है। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। देखिए, लोकतंत्र की, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना सीधा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना किसका उद्देश्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। अब देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कौन सी विचारधारा से प्रेरित हैं? तो समाजवादी। वादी का मतलब होता है विचारधारा, वादी का मतलब विचारधारा, और समाज का मतलब जो समाज के विचारों से, समाज की अच्छाइयों के विचारों से जो प्रेरित हो उसको समाजवादी विचारधारा। उदारवादी, जो उदार विचारों से प्रेरित हो उसको उदारवादी विचारधारा। और गांधीवादी, यानी कि जो गांधी के विचारों से प्रेरित हो उसको गांधीवादी विचारधारा कहा जाता है। राइट। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी विचारधारा से प्रेरित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। अब देख लेते हैं हम। देखिए, कितने अनुच्छेद हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में? 36 से 51 तक। अब जो इम्पोर्टेंट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 36 में दिया है राज्य की परिभाषा। याद रखेंगे। अनुच्छेद 37 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 37 में दिया है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो 36 में दिया है राज्य की परिभाषा, 37 में दिया है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये दोनों एक साथ याद करेंगे। 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अब देखिए, 38, 39 और 39A को हम एक साथ याद करेंगे। 38 में दिया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। देखिए, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हमने जब प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था कि कितने तरीके के न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। तो 3 तरीके के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। किंतु अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि कैसे लोकतंत्र की बात की गई है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो अनुच्छेद 38 में क्या दिया है?
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 39 में क्या दिया है? संसाधनों का उचित विवरण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी कि देखिए, पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में दिया है? तो अनुच्छेद 39 और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भाग 4 में वर्णित है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 39A में समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यानी कि सभी को समान अवसर प्राप्त हो और उसके आधार पर न्याय देना, ये किस में कहा गया है? 39A में, याद रखेंगे। अब देखिए अनुच्छेद 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में क्या दिया है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किस में दी है? अनुच्छेद 40 में, यानी कि ग्राम स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 41 में क्या दिया है? अनुच्छेद 41 में दिया है कुछ दशा में काम, यानी कि जैसे गरीबी, बुढ़ापा, बीमारी, तो इसमें सभी को काम मिले और सभी को समान अवसर मिले। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 41 में, कि सभी को काम मिलना चाहिए कुछ विशेष दशाओं में, जैसे गरीबी, बुढ़ापा और बीमारी। अब अनुच्छेद 42 में क्या दिया है? अनुच्छेद 42 में दिया है कि जब कोई व्यक्ति काम करेगा, किसी को काम मिलेगा, तो वो काम जो है कार्य न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशाओं में, जहाँ पे वो काम कर रहा है तो वहाँ पर दशाएं मानवीय होनी चाहिए और कार्य जो काम करने योग्य है वो होना चाहिए, राइट। अब देखिए जो अनुच्छेद 41 है, 41, 42 और 43 को एक साथ याद कर सकते हैं क्योंकि ये काम से रिलेटेड है। पहले 41 में कुछ दशा में काम, पहले काम मिलेगा, फिर जो काम मिलेगा वो न्याय संगत होना चाहिए और मानवीय दशाएं होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 43 में दिया है निर्वाह मजदूरी, यानी कि निर्वाह मजदूरी होनी चाहिए और सरकार को ये चाहिए कि अगर काम नहीं होता है तो वो कुटीर उद्योगों की स्थापना करे ताकि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल सके, राइट। तो देखिए अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम दिया हुआ है, गरीबी, बुढ़ापा, बीमारी, कुछ ऐसी विशेष जो दशाएं होती हैं उसमें काम मिलना, सरकार का काम प्रोवाइड करवाना, ये सरकार का काम, और कार्य जो है वो न्याय संगत होना चाहिए, मानवीय दशाओं में होना चाहिए, ये अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी मिलनी चाहिए और कुटीर उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। ये दिया गया है अनुच्छेद 43 में, राइट। अब देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में दिया है समान नागरिक संहिता। देखिए समान नागरिक संहिता, देखिए अनुच्छेद जो 44 है, 44 को हम लिखते हैं 4 तो 4 ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके जैसा है, तो 4 एक जैसे हो गए। तो समान नागरिक संहिता को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि समान नागरिक संहिता किस में दी है? अनुच्छेद 44 में, राइट। अब देखिए अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 में दिया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा। अब हमने जब मूल अधिकार पढ़े थे तो मूल अधिकारों में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 21A में कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, किंतु यहाँ पे क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा, ये किसका प्रावधान है? अनुच्छेद 45 का। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसमें ये ऐड किया गया है। देखिए जो अनुच्छेद 21A में है वो यहीं से उठाकर ले जाकर उसमें रखा गया है। ये जगह यहाँ पे अनुच्छेद 45 की जो है ये खाली हो गई थी, तब यहाँ पर ये कौन सा ऐड किया गया है? 6 वर्ष से कम। यहाँ पे है 6 वर्ष से कम, वहाँ पर है 6 से 14 वर्ष के बच्चे। कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो 21A में है 6 से 14 और 6 से कम वाले हैं अनुच्छेद 45 में, जो कि आएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, याद रखेंगे। अब अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति। देखिए इसको हम अलग से याद करेंगे, इसको हम एक साथ करेंगे। यहाँ पर है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। अब हम इसमें पढ़ेंगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए जो सरकार काम करेगी, यानी कि विशेष क्षेत्रों में शिक्षा में, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में जो भी काम करेगी, तो वो आ जाएगा अनुच्छेद 46 में, राइट। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और अनुच्छेद 46 में है शिक्षा और आर्थिक सामाजिक न्याय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए। आगे के अनुच्छेद देख लेते हैं।
अनुच्छेद 47 में क्या दिया है, मद्य निषेध, पोषाहार एवं स्वास्थ्य। देखिए मद्य निषेध का मतलब है जो भी नशीले पदार्थ होते हैं उन पे रोकथाम लगाना, जैसे मदिरा वगैरह इन सब पे, या फिर जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं उन पे क्या लगाना, निषेध लगाना। तो मद्य निषेध हो गया। अगर मद्य निषेध होएगा तो पोषाहार और स्वास्थ्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो याद रखेंगे मद्य निषेध, पोषाहार और स्वास्थ्य कौन से अनुच्छेद में दिया है, 47 में दिया है। अब देखिए 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु। देखिए अगर कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है या मद्यपान करता है तो अगर वो छोड़ देगा, उसका बंद करवा दिया जाएगा तो वो अच्छे से काम करने लग जाएगा, उसका दिमाग खुल जाएगा। तो वो कृषि पशुपालन अपने काम पे ध्यान देगा, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा और उसके पास दुधारू पशु भी होंगे। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। 3 अनुच्छेद ये एक साथ, 2 अनुच्छेद ये एक साथ याद करेंगे, अनुच्छेद 47 और 48। देखिए जो ये दुधारू पशु है इसमें गौशाला वगैरह का जो संरक्षण होता है वो इसी में आता है, याद रखेंगे, जो सरकार द्वारा किया जाता है, गौशालाएं खुलवाई जाती हैं तो वो इसी में आता है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 48A में क्या दिया है, पर्यावरण संरक्षण दिया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। देखिए जितने भी ए वाले हैं ये ऐसे ऐड किए गए हैं, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं, याद रखेंगे। पर्यावरण संरक्षण यानी कि 48A के अंतर्गत आता है। अब है अनुच्छेद 49, तो इसमें दिया है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं या स्थान हैं उनका संरक्षण, जो हमारी विरासत है या धरोहर है उनका संरक्षण किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 50 में क्या है, अनुच्छेद 50 में दिया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि इनका अलग अलग होना। देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अनुच्छेद 50 में दिया है यानी कि 50 में, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को 50-50 कर दिया गया, यानी कि उनको उनका पृथक्करण यानी कि उनका अलग अलग कर दिया गया। तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत आता है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, राइट। अनुच्छेद 51 में क्या दिया है, अनुच्छेद 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में अभिवृद्धि। देखिए अभी तक हमने जितना भी काम किया तो वो अपने देश के अंदर, अपने देश की जनता के लिए किया या देश के अंदर किया है। तो सबसे बाद में क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा भी होनी चाहिए, तो वो सबसे लास्ट में है अनुच्छेद 51 में। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको कि सबसे बाद में पहले अपना देश, फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात की गई है, राइट। अब देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारे सारे अनुच्छेद जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित वो कंप्लीट होते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में या फिर संविधान की प्रस्तावना में। तो कल्याणकारी राज्य मैंने पहले ही बताया था पहली स्लाइड में कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किसका समावेश है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था, भीमराव अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर के.टी. शाह ने। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, ये कहा था के.टी. शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये एक क्या है, मौलिक अधिकार है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये भी एक क्या है, मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण ये भी एक क्या है, मौलिक अधिकार। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा निहित है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, और ये कौन से अनुच्छेद में दिया है, 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है, प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकरों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वे 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमने कहीं भी प्रौढ़ शिक्षा का जिक्र नहीं सुना है, तो आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। या फिर अस्पृश्यता का प्रवर्तन। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में हमने पढ़ा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। राइट, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, आर्थिक अधिकार है। तो हमने अभी पढ़ा था समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित किए जाने का उद्देश्य है राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो हमने शुरू में देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 क्या है, या अनुच्छेद 45 क्या है, या फिर अनुच्छेद 41। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले अपने देश की बात होती है और लास्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं। तो अनुच्छेद जो लास्ट वाला है, अनुच्छेद 51, उसमें क्या आ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समर्थन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं है? पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं में रहे। तो देखिए, अस्पृश्यता उन्मूलन हमने किस में पढ़ा था? ये पढ़ा था हमने मौलिक अधिकारों में, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन किस में आता है? मौलिक अधिकार में। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा समान निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43A में, अनुच्छेद 47 में। देखिए, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया है, याद रखेंगे। संविधान के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया है? ये है अनुच्छेद 43A के अंतर्गत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में, या फिर 1981 में? तो बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध हमने पढ़ा है, गो संरक्षण भी है, पर्यावरण संरक्षण भी है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, कंफर्म किया था कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग नहीं है। इसमें है 6 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है 6 से कम आयु के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ये है एक मौलिक अधिकार, 21A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, या विधि के समक्ष समानता। तो ये तीनों तो क्या है? मौलिक अधिकार है। समान नागरिक संहिता क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पर्यावरण संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 45वां संविधान संशोधन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पर्यावरण संबंधित प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है?
मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, तो ये बात तो ठीक है। मौलिक अधिकार कानूनी है, नीति निर्देशक तत्व नैतिक है, ये बात भी ठीक है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें सारे ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण या फिर अनिवार्य शिक्षा। देखिए 50 को मैंने किससे रिलेट किया था? 50। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को क्या किया गया है? इनको 50-50 यानी कि पृथक कर दिया गया है, तो ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो 50 में क्या दिया है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, गोवध पर प्रतिबंध या फिर अनिवार्य शिक्षा। तो देखिए समाजवादी जो माना जाता है, किस सिद्धांत को माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना को समाजवादी माना जाता है नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य, या फिर कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। तो जो गांधीवादी सिद्धांत जिस सिद्धांत को कहा जाता है वो है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों की स्थापना या ग्राम पंचायतों का संगठन, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय में, केरल में, गोवा में या फिर हरियाणा में। तो गोवा में जो है समान नागरिक संहिता लागू है, बाकी अभी किसी देश के किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद में वर्णित है। मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा और आप मुझे मेरी वीडियो से रिलेटेड सुझाव चैट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।